नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार के सक्सेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद हिंदी का सारांश लेके अर्थात कहने का तात्पर्य आपको 3 वीडियो मिलेंगे 25 से 30 मिनट वाले 3 वीडियो मात्र। मित्रों, मैं 45 मिनट का भी वीडियो बना सकता था पर टेक्निकल एरर के एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फ़ोन ने सपोर्ट नहीं किया। जो भी हो, दोनों वीडियो बन चुके थे, दोनों अनसपोर्टेड हो गए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि आप लोगों से जुड़ने का। तो आज मतलब आपको ये जब वीडियो मिल रहे हैं उसके 24 घंटे पहले वीडियो मिल चुके होते, दोबारा शूट करने में टाइम लगता है, इसलिए नाइट में सेटअप सटाया। अब देखो जैसा ही वीडियो आए आप लोगों का रिस्पांस बताएगा। फिलहाल हम 25 या 30 कुल मिलाए 1.5 घंटे में हम पूरी हिंदी ख़त्म करते हैं दोस्तों। और चलो 1.5 घंटे का वीडियो देखते हैं। विद्यार्थियों को कहाँ, और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। अर्थात कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी को कहानी पसंद क्यों आती है। हम सुनते हैं पहले कहानी के बारे में। भाई कहानी से क्या होता है? कहानी एक गद्य विधा है। गद्य विधा अर्थात कहानी से बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी के द्वारा बच्चे की स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास कहानी के द्वारा होता है। और कहानी में रोचकता होती है, कहानी में काल्पनिकता होती है, कहानी में एक सस्पेंस होता है कि भाई आगे क्या होगा। इसलिए कहानियाँ हमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ हम पढ़ लें, बच्चे को आनंद आ जाएगा। तो इसलिए कहानियाँ बच्चों को पसंद होती हैं। ये क्वेश्चन BTC में बनेगा, आप लोगों को इसी प्रकार से लिखना। मजे में जो मजे। कहानी का महत्व बताइए। कहानी के द्वारा बच्चे की कल्पना शक्ति का निर्माण होता है। क्या होता है? कल्पना शक्ति का निर्माण होता है। कल्पना शक्ति के निर्माण के साथ साथ कहानी के द्वारा दोस्तों क्या होता है? कहानी के द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान की वृद्धि होती है और इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास होता है। सबसे बड़ा बात, सर्वांगीण हर प्रकार का विकास कहानी के द्वारा होता है दोस्तों। तो देख लो, सर्वांगीण विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता भी विकसित हो जाती है कहानी के द्वारा। कहानी के द्वारा बच्चे के अंदर बोलने के लिए नए नए वाक्य मिलते हैं। कहानी के माध्यम से पारिवारिक संबंध, दादा दादी नाना नानी के साथ जब बच्चा बैठेगा तो पारिवारिक मूल्यों की संकल्पना भी बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगी। या अगर परिवार को परिवेश में बजाया तो कहानी के द्वारा सामाजिक विकास भी होता है। कहानी के द्वारा उस बच्चे के काल्पनिक शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, मनन शक्ति, सारी शक्तियाँ उसकी क्या होती है। इसलिए एक शब्द दे दिया मैंने, सर्वांगीण विकास होता है। अब आगे हमारा क्वेश्चन लिखा है कि गद्य विधा क्या है। हमें पढ़ना है गद्य क्या है। तो आचार्य दंडी महोदय कहते हैं जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते, अर्थात ना उसमें कोई छंद होता है, ना गण होता है, तो ना मात्राओं का बंधन होता है। ये आचार्य दंडी ने कही कि जिस रचना में छंद शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य कहलाते हैं। अगर यही परिभाषा आ जाती पद्य, तो जिस रचना में छंद शास्त्र के गण मात्राओं के बंधन होते हैं, पद्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद्य कहलाते हैं। अर्थात कहने का जिस रचना में छंद शास्त्र के गण मात्राओं के बंधन होते हैं वह पद्य कहलाती है, और जिसमें बंधन नहीं होते हैं वह गद्य कहलाती। दोस्तों देखो, हम गद्य और पद्य का अलग अलग अध्ययन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। और उस तुलनात्मक अध्ययन को समझते चलते हैं। एक पोर्शन में आपको गद्य समझाऊंगा और एक पूछा जाता है गद्य विधा और पद्य विधा की विशेषताएं बताइए। तो यहीं से हम उनकी गद्य और पद्य की विशेषताएं समझ लेते हैं। एक तरफ हम कॉलम बनाते हैं गद्य का, एक तरफ कॉलम हम बनाते हैं दोस्तों पद्य का। हम लिखते हैं पहला पॉइंट और जानते हैं गद्य और पद्य के बारे में। पहला, गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता। गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता। अर्थ तत्वों की प्रधानता। दूसरा, पद्य रचना में अनुभूति की प्रधानता। अनुभूति की प्रधानता। गद्य रचना में, चलो गद्य में भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। इसके अनुसार क्या होता है? पद्य का संबंध दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पद्य का संबंध। इसलिए मैं एक एक चीजें क्लियर करूंगा, लिख लो आप लोग,
संबंध, संवेदना, सुने मुझे और ध्यान से, भाव, रागात्मकता एवं कल्पना से है, एवं कल्पना से है। कल्पना, वाक्यों में व्याकरण के नियम लागू, नियम लागू, कोई नियम नहीं, मनभावनी है ये, कोई नियम नहीं, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ अर्धविराम आएगा, कहाँ अल्पविराम आएगा, ये कवि के ऊपर डिपेंड है उसे कहाँ विराम दे देना है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें स्वतंत्र है। कैसी है भाई? स्वतंत्र, स्वतंत्र विधा है। चलो अब अगला देखते हैं हम। पद में गति लाए इसमें, अच्छा गति लय का कोई महत्व नहीं, कोई भूमिका नहीं, गति लय तुक की प्रधानता, वाह क्या पॉइंट है। अगला दोस्तों 5वां, पद की रचना छंद में, तो छंद का प्रयोग नहीं, पहले परिभाषा ही पढ़ा चुके डंडी के, छंद का प्रयोग नहीं इसमें। पद की रचना, पद की रचना छंदबद्ध एवं छंदयुक्त। देखो समझ लेते हैं यहाँ पर कहता क्या है ये कि गद्य में वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की, मतलब जो कहानी विधा होती है, जो आपके लेखन होते हैं, जो आप पाठ करते हैं गद्य की वाक्य रचना में अर्थ तत्वों की प्रधानता होती है और पद्य की रचना में अनुभूति की प्रधानता होती है। जैसे हे तात सुकुमार जानो मुझे मत, युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे, है और की बात क्या, मामा तथा निज तात से भी डरता नहीं। एक और है, ये दोहा शायद पूरा सही नहीं हो सकता है। बुंदेलों के हर बोलों से सुनी यही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने वाली वह झांसी की रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। जब इसको पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वीर रस का उद्भाव हो जाता है, इसकी भावना में हम खो जाते हैं दोस्तों। और जबकि ऐसा हमें गद्य में नहीं होता है, हम गद्य में पढ़े कोई भावनाएं नहीं होती हैं, कोई कुछ नहीं होता है। आगे हम पढ़ते हैं गद्य में भाषा व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित होती है। जो भाषा व्याकरण होती है वो क्या होती है? व्यवस्थित होती है। पद्य का संबंध संवेदना, भाव और रागात्मकता से होता है, कोई संबंध नहीं होता है इसका व्याकरण से। व्याकरण की धज्जा उड़ा देता है पद। लेकिन गद्य में हम व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं। वाक्यों में व्याकरण के नियम लागू होते हैं, लेकिन पद्य व्याकरण के नियमों से परे होता है। पद्य में किसी प्रकार का व्याकरण का कोई नियम नहीं लगता है, गति लय की भूमिका नहीं होती। जब अपन गद्य पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसमें किसी भी गति से कहो, कभी तेज कह दो, कभी स्लो कह दो, कभी कैसे इमोशन में कहना है आप कहते रहो। कहानी कहानी होती है। कहानी का हम एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको गद्य समझ में आ सके। और पद्य में आप जब भी कोई कविता गाएंगे, जब भी कोई श्लोक पढ़ेंगे, कभी दोहा पढ़ेंगे, कभी कोई सूक्ति पढ़ेंगे, कभी भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, इस प्रकार जब आप संस्कृत में भी श्लोक पढ़ेंगे, नित्तावसाने नटराज राजव नना ढक्काम नव पंचवारम वद्युत कामम सनकाद सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, तो आपको एक गति ले चाहिए। मैंने ऐसे पढ़ दिया कोई मतलब नहीं, अब इसको पढ़ें। नित्तावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदतु कामम सनिकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इसमें यार मजा आया, कुछ मुझे अच्छा लगा। हालांकि इतनी अच्छी भाषा नहीं है मेरी, कौवे जैसी हो सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ उससे सुर लय ताल जब देंगे तो हमारी पद्य होगा। और छंद का प्रयोग नहीं होता, किसी प्रकार का छंद नहीं होता, जबकि पद्य में छंद का प्रयोग होता है। दोस्तों हमने समरी पढ़ी और इसके आगे हम चलते हैं। अगर हमसे पूछ ली जाए गद्य की विशेषता, कई बार पूछी गई हैं, तो एक बार हमने अभी तुलनात्मक अध्ययन कर लिया। हालांकि यही जब चीज़ें हैं, फिर भी हम गद्य की विशेषता पढ़ लेते हैं। गद्य की विशेषता हेडिंग डालिए आप, टेंशन नहीं लेना है। 90 मिनट में सिलेबस हिंदी का खत्म, बाधा है। एक साथ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हम देखते हैं गद्य की विशेषताएं। गद्य क्या है? अक्षरों के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। हाँ अच्छा, कहाँ है? अच्छा यहाँ है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि, शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियों, सामासिक पदों की जानकारी देना, सामासिक पदों की जानकारी देना।
तीसरा, छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी देना, इसी के माध्यम से होता है। छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी देना। चौथा, कल्पना शक्ति का विकास, व्याकरण नियमों की जानकारी देना। कल्पना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। भाई शॉर्ट में चले हैं, शक्ति का विकास करना। चौथा, पांचवा पॉइंट हमारा क्या बोलता है भाई, छात्रों में शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना, शुद्ध वाचन की शिक्षा देना। छठवां देखते हैं हम, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं, मौलिक कल्पना और लेखन की शक्ति का विकास। सातवां, मौलिक कल्पना व लेखन शक्ति का विकास। हाँ, इसका कहने का तात्पर्य दोस्तों हमारा क्या हुआ, इसको जान लेते हैं। मतलब हम कहते हैं जो गद्य होते हैं वो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। इसमें मीनिंग सीखते हैं अपन, छात्रों को मुहावरे, लोकोक्तियों, सामासिक पदों की जानकारी ये सारी गद्य के तहत होती है, मिल जाती है। छात्रों के व्याकरण के नियम की हमने क्या भी लिखवाया था जब पद्धति में, तो वही सब चीजें, लेकिन बता रहे हैं आपको। आप एक क्वेश्चन को अच्छी डीपली चले जाए, हमने जैसे समझा दिया आपको गद्य पद्य में, वही सब लिख देना दोस्तों, नंबर मिल जाएंगे, लिखने के नंबर मिलते हैं, ये फैक्ट है। और एक मेरा वीडियो आएगा आपको, 5 तारीख से पेपर हैं, 4 तारीख की शाम में आपको वीडियो मिलेगा, वही लगभग 6 बजे तक। उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से पेपर हल करना है। वीडियो 10 मिनट का होगा, देख लेना दोस्तों, लाइक बन जाएंगे। छात्रों को शुद्ध वाचन की शिक्षा देना, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करना, मौलिक कल्पना और लोक और क्या लेखन शक्ति का विकास करना, यह हमारी गद्य की विशेषताएं होती हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं सूक्ष्म पाठ क्या होता है। चलो इसके अभिव्यक्ति, चलो मौखिक अभिव्यक्ति, हाँ चलो अभिव्यक्ति जान लेते हैं। यहाँ एक शब्द है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए उसके स्वयं के भाव, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए उसके स्वयं के भाव ही अभिव्यक्ति कहलाते हैं। मतलब व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी कल्पना शक्ति क्या हुआ है, क्या व्यक्त करना चाहता है, उसके जो भाव होते हैं वही क्या कहलाती है, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अब इसके बाद हम मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व पढ़ते हैं, पॉज करो भाई, करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति हमने बताया कि व्यक्ति के द्वारा अपने मन से जो उद्गार निकलते हैं, जो वाक्य निकलते हैं, जो वचन निकलते हैं, जो उसके खुद के विचार होते हैं, वह अभिव्यक्ति होती है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, भाषा शिक्षा का आरंभ ही मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हो। यदि मौखिक अभिव्यक्ति ना हो तो बच्चा सीखेगा नहीं, कैसे होगा। जैसे इसमें एक पॉइंट लिखा है, बच्चे के द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा को रोककर मौखिक अभिव्यक्ति के बताओ अगर मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्ति नहीं समझता, मन के विचार बिना कुछ बोले क्या देता है, रोने लगता है बच्चे, जैसे रोया माता समझ जाती है बच्चे को क्या लग रही, भूख या प्यास। दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही होता है। मौखिक अभिव्यक्ति हमने बोल के बताया, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो तू पूरे दिन लिख के थोड़ी बता सकता हूँ, ट्विटर हूँ, एक पढ़ाता हूँ कोचिंग, लेकिन बच्चों को मौखिक द्वारा, जैसे मैं अभी व्याख्यान कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिख दी, कुछ चीज़ें अपने द्वारा व्याख्या में जोड़ता जाता हूँ। तो मौखिक अभिव्यक्ति ही एक ऐसा साधन है, यदि मौखिक अभिव्यक्ति ना हो तो बताओ हम एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हमारे दैनिक जीवन में हम कोई बात कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, क्या लिख लिख के थोड़ी देते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रकट करना ही मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बच्चों के मनोभावों को समझा जाता है। भाई जैसे कोई बच्चा डिस्टर्ब जैसे बच्चे को घर पे पिटाई हो गई या बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो निश्चित उसका चेहरा बदल जाएगा। यदि बच्चा मन से दुखी होगा तो उसका चेहरा डाउन होगा, उसकी भाषा में वो रंगत नहीं होगी, वह लालायित नहीं होगा, वह मज़ा नहीं होगा, वह भाषा नहीं होगी जो उसकी सामान्य भाषा रहती थी। यदि खुश होगा तो होगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समझा जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, बच्चा रोकर अपनी व्यक्त करता है तो मौखिक अभिव्यक्ति होगी दोस्तों। मौखिक अभिव्यक्ति के बाद हम मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों की बात करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या होते हैं, विचार विमर्श के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विचार विमर्श करना ही मौखिक अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। वार्तालाप करना एक साधन होता है, वाद विवाद करना, चर्चा पर चर्चा करना, कविता पाठ करना, भाषण देना, व्याख्यान करना, कहानी कथन को कहना, ये सारी किसी कोटेशन को बोलना,
कोई कहानी सुना देना, चर्चा पर चर्चा करना, वाद विवाद मतलब जो नहीं है लड़ाई दंगा करो। अरे किसी भी टॉपिक पे अपने विचार और दूसरे के विचारों को रखना, जिसे दूसरे रूप में चर्चा पर चर्चा कहते हैं। भाषा व्याख्यान करना, वार्तालाप करना, किसी टॉपिक पे वार्तालाप करना, विचार विमर्श करना, किसी भी बिंदु पर हम अपने विचार विमर्श करते हैं, भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में आती हैं। ये मौखिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के साधन होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं हम लिखित अभिव्यक्ति। शब्द मौखिक अभिव्यक्ति वही है, मन के भावों को प्रकट करना। अब मौखिक रूप से नहीं, बोलकर नहीं, लिखकर अपने भावों को प्रकट करना, लिखकर अपने भावों को प्रकट करना, लिखकर अपने भावों को प्रकट करना ही भाई दोस्तों क्या है, लिखित अभिव्यक्ति है। और लिखित अभिव्यक्ति में क्या क्या होता है, देखो लेमार्क ने कहा है कि सुंदर लेख विचारपूर्ण संभाषण है। इन्होंने कहा जो सुंदर लेख होता है वही विचारपूर्ण संभाषण है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि आपका लेख सुंदर है तो ही तो आपका संभाषण हो गया, वो भाषण के समान हो गया जो आपने लिख के दे दिया, छापा राइटिंग क्या हो गए। ये लेमान महोदय का कथन है, आप सभी याद कर लें। और लिखित अभिव्यक्ति में उच्चारण उसकी आत्मा मानी गई है। और ये भी कहा एक महान महोदय ने कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसमें उच्चारण करना। आज जैसे रामायण लिखी रखी है, गीता लिखी रखी है, महाभारत लिखी रखी है, यदि आप उस लिखित अभिव्यक्ति का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे तो बताओ क्या मतलब हुआ उसका। आप कोई बुक पढ़ रहे, इंग्लिश की बुक हो, संस्कृत की हो, किसी भी की हो, यदि उसका सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे तो नहीं। तो इसलिए लिखित अभिव्यक्ति की आत्मा मतलब आत्मा के बिना तो इंसान निराकार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मिट्टी है शरीर से आत्मा निकल जाए। उसी प्रकार से यदि लिखित अभिव्यक्ति में आप शुद्ध उच्चारण करना नहीं जानते, अब फ्यूचर लिखा है FUTURE, अब इसको तुम पढ़ रहे हो फुटरे, तो फुटरे पढ़ोगे तो क्या है, आपकी लिखित लिखित अभिव्यक्ति तो धज्जियाँ उड़ा दी। तो इसलिए कहा गया है जो लिखित अभिव्यक्ति होती है भाई उसकी आत्मा माना गया है। काय को उच्चारण को प्रश्न बन सकता है, लिखित अभिव्यक्ति की आत्मा किसे कहा गया, तो उच्चारण को कहा गया। उच्चारण किसकी आत्मा कही गई, लिखित अभिव्यक्ति की कही गई है। चलो देखते हैं अब उद्देश्य क्या है लिखित अभिव्यक्ति के। विचारों का संरक्षण एवं संवर्धन करना, विचारों को संरक्षित करना एवं संवर्धन एवं उनमें वृद्धि करना, अच्छे विचारों को और संरक्षित देते जाना, नए नए विचारों को लाना, जैसे किसी ने कहा उन तथ्यों को संकलित करना। और लिखित अभिव्यक्ति है जो हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों, परंपराओं को आगामी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों आज हमारा बाइबल है, कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, यदि ये लिखित रूप में नहीं रखे होते तो हमारे वो आपके पास कैसे ज्ञान पहुंचता, हमें पता ही नहीं पड़ता। तो लिखित अभिव्यक्ति, लिखित विचार जो हमारे लिख के रख गए पुराने महोदय, वो एक ऐसा साधन है दोस्तों जो आज हम तक स्थानांतरण हुआ, हमारे बाद हमारी नई पीढ़ियों में स्थानांतरण होता जाएगा। लो लिखित अभिव्यक्ति हमारे काय को स्थानांतरण करती है, समझ गए आप, काय को, संस्कृति को, रीति रिवाज परंपराएं हैं हमारी जो भाई किसी के यहाँ किसी प्रकार की रीति रिवाज है माया भाई ये चलता, क्यों चलता, क्योंकि हमारे पुराने पूर्वज बता गए कहीं ना कहीं उनके पूर्वज लिख के रख गए होंगे, वो बातें हमें बताएंगे। भले उन्होंने मौके व्यक्ति ने बताया लेकिन हमें तो पता है क्योंकि वो लिखित थी और लिखित हम कर लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, सोच लेते हैं, नोट कर लेते हैं किसी डायरी में। बौद्धिक तथा मानसिक इत्यादि का चयन करना, मतलब बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का चयन करना, इनमें वृद्धि करना भी लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य होता है। और विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि करना भी लिखित अभिव्यक्ति का क्या है, एक मूल उद्देश्य है दोस्तों। तो हमारे लिखित उद्देश्य हो गए। इसकी शिक्षण विधियां और देख लेते हैं। लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियां क्या है, पहली अनुकरण विधि है। अनुकरण क्या होती है, बालक जब सीखता है तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है, देख देख के सीखता है। भाई कैसे देख देख के सीखने का तात्पर्य, यानी हम कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी भी चीज को देखकर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं। अगली आ रही मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है दोस्तों, मॉन्टेसरी पद्धति का तय कहने का तात्पर्य हो गया, इसमें क्या करते हैं, लकड़ी के अक्षर बनाते हैं। भाई ए बनाया तो लकड़ी का बना लिया और बच्चे को दिखाते हैं देखो ए, और उसको स्पर्श उसकी उंगली फिरवाते हैं, मतलब एक टाइप ब्रेल लिपि कहते हैं आप, ब्रेल लिपि अंधे व्यक्तियों के लिए यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्रेल लिपि इसके लिए नहीं, उसको अक्षर का आकार दिखाना ताकि वो सुरलता को समझ सके, सुस्पष्टीकरण कर सके, इसलिए मॉन्टेसरी पद्धति आती है। फिर आती है चित्रविधि। चित्रविधि के कहने का तात्पर्य हो गया, चित्रविधि के द्वारा बच्चों को चित्र दिखा के उन्हें भाई सेब का चित्र दिखाया, ऐसे होता है, अमरूद का दिखाया, टमाटर का दिखाया, लौकी का दिखाया, कद्दू का दिखाया, शेर दिखाया, गाय दिखाई, भैंस दिखाई, बछड़ा दिखाया, मोर दिखाया, मुर्गा दिखाया। भाई पहचानो उनको चलचित्रों के माध्यम से। चलचित्र का मतलब क्या हो गया, टीवी के माध्यम से भी सिखाओ आप। श्रव्य सामग्री उपयोग करें, किसी भी प्रकार से आपको बच्चे को सिखाना है तो यहाँ चित्र के द्वारा सिखा रहे, पढ़ो लिखो, पढ़ो फिर लिखो विधि, मतलब कहने का पहले बच्चे को पढ़ना सिखाएं, आप फिर उसे लिखना सिखाएं। ये पढ़ो लिखी विधि कहती है। रचनात्मक विधि का होती है, इसमें रचनाओं के माध्यम से सिखाया जाता है दोस्तों। और अब हम लिखित अभिव्यक्ति के
साधन पर चलते हैं। सार लेखन करना, किसी भी चीज़ का सारांश लिखना, पत्र लेखन करना, निबंध लेखन करना, आत्मकथा लेखन करना, कहानी लेखन करना, नाटक लेखन करना, कविता लेखन करना, संस्मरण लेखन करना, इत्यादि इत्यादि लिखना है। लिखने का तात्पर्य हो गया हम आत्मकथा लिखें, बायोग्राफी लिखें, अपनी ऑटोबायोग्राफी मतलब रमेश तेंदुलकर ने लिखी, कई लोग हैं, धर्मवीर भारती महोदय ने अपनी आत्मकथा लिखी, ऐसे कहीं हम भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। आप भी लिखो भाई, हमारे जन्म में यहाँ हुआ था, हमारे साथ ये घटित हुआ, ये आत्मकथा होती है। कहानी लिखें, कोई कहानी आपको याद हो, कोई बनी हो, कोई आपके साथ ऐसी घटना घटित हो गई हो जो कहानी के रूप में कह सकें, या फिर आप अपने कल्पना शक्ति से एक कोई ऐसी कहानी क्रिएट करें जिसमें कम पात्रों बच्चों को रोमांचकदायक हो, कर सकते हैं। पत्र लेखन करें, पत्र यहाँ सुन लेते हैं, चलो पत्र लेखन आ गया, एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं, यहीं से लेते हैं। चलो पत्र लेखन, हमारे सिलेबस में पत्र हैं। पत्र क्या होता है, देखो हमारा लिखित व्यक्ति चला गया, अब हम यहाँ से पत्र का साधन ढूंढते हैं भाई, पत्र क्या होता है। चलो देखते हैं पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन एक कला है, देख लो यहीं से, पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन एक कला है, पत्र लेखन एक कला है। पत्र हमारे दो प्रकार के लिखे जाते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक, और दूसरा होता है अनौपचारिक। एक होता है हमारा औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। और देखते हैं, सुनते हैं पत्र आज के युग में क्या है। दूर दूर तक हम पत्र डाक के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन आज तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाक चलने लगा, ईमेल कहते हैं जिसे, इलेक्ट्रॉनिक डाक चलता है, उसके द्वारा से हम पत्र भेजते हैं, फिर भी पढ़ते हैं। दूरसंचार का गुण है, संसार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान करना भी आवश्यक हो गया। पत्र लेखन एक कला है जिसमें व्यक्ति परिचित नहीं है, पत्र द्वारा ज्ञानों को अपना बनाया जा सकता है, और यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो तो अपनों को पराया भी बना लिया जाता है। तो पत्र एक लेखन कला है, लिखने की एक कला है। इसके द्वारा आप अच्छा लेखन पत्र किसी को भी भेजें, हो सकता है वह आपकी लिखित अभिव्यक्ति से, आपके विचारों से संप्रभावित हो जाए, आपके संभाषण से, क्योंकि हमारे लेमान महोदय ने कहा सुंदर लेख विचारपूर्ण संभाषण है, मतलब आपने ऐसा लेख लिख दिया और यदि आपने थोड़ा व्याकरण मिस्टेक कर दी, देखो जैसे देखते हैं, रोको मत जाने दो, अब हमने यहाँ लगाया कोमा लगा दिया तो क्या हुआ, रोको मत जाने दो, बेइज्जती कर दिया किसी की, भाई उसे रोको मत जाने दो, और यहाँ लगाया रोको, कोमा का डिफरेंस देखना, जब हमने रोको के बाद कोमा लगाया, रोको मत जाने दो, मतलब हम किसी व्यक्ति को भाई उसे रोको यार, जाने नहीं देना है, और इसी कोमा को यहाँ उड़ा दो, रोको मत जाने दो, धज्जियाँ उड़ गई कि नहीं। तो पत्र लेखन एक कला है, पत्र लेखन के द्वारा गैर व्यक्तियों को, दूसरे व्यक्तियों को अपना बनाया जा सकता है। यदि थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई ऐसे ही जैसे हमने अभी करके दिखाई, तो समझ लो अपने भी लात आ जाएंगे, समझे, बदतमीज है कोई, आते ही लिखना। तो इसलिए पत्र लेखन एक कला है, और कला तो आप जानते हो, मेरे साथ एक मित्र पढ़ते थे हमारे जगदीप सोनी, बहुत अच्छी आर्ट से यार, उनकी आर्ट तो अमेरिका तक पहुंच गई, एक फैक्ट बात है। एक आध दिन मौका मिला, जब भी मैं घूमा अपनी डाइट में, ललितपुर डाइट घूमूंगा, तब जरूर उनके साथ एक वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, मिलवाऊंगा, बहुत अच्छा व्यक्ति है। चलो देखते हैं, तो पत्र क्या होते हैं, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। मौखिक लेखन का महत्व, चलो अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने पत्र पढ़ लिए, अब हम जहाँ थे वहाँ लौटे। चलो, सुलेख सुंदर लेख को कहते हैं। सुलेख क्या होती है, सुलेख, सु माने सुंदर, लेख माने लिखना, सुंदर लिखने को क्या कहते हैं हम, सुलेख कहते हैं। पुस्तकों तथा आंखों के बीच की दूरी सदैव ध्यान रखें, पुस्तक और आपकी आंखों की बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर, सॉरी माफ कीजिए, 10 से 12 इंच होनी चाहिए, और जब आप पुस्तक को पकड़ें तो 45 अंश के कोण पर पकड़ना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद हम पहुंच रहे थे वर्ण पर, जैसे हम यहाँ से निकले तो हमारी बात पहुंच रही थी अक्षर, वर्ण और वाक्य, 3 शब्द हमें पढ़ने हैं, और इन 3 शब्दों की हमें धज्जियाँ उड़ानी हैं, और इन 3 शब्दों के साथ ही हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इन्हीं 3 शब्दों का हमें पहले पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षर। नाछरति इति अक्षर, हम तो संस्कृत बताएंगे भाई, नाछरति इति अक्षर, क्यों बताया, चलो अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो सकता है, अर्थात जो नाशवान नहीं है, जिसका नष्ट नहीं किया जा सकता, वह अक्षर होता है। हिंदी में कैसे लगोगे, वह ऐसे शब्द या वर्ण, ऐसे लोग
ऐसे नाजवान, जो नाजवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं, जिसका कभी क्षरण ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं हमारे। तो अक्षर का अर्थ हो गया। वर्ण क्या होते हैं, अक्षरों के एक सार्थक समूह को हम वर्ण कहते हैं। अक्षरों के एक सार्थक समूह को वर्ण क्या होता है, अक्षरों के एक सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं। अक्षरों के एक सार्थक समूह को हम दोस्तों क्या कह देते हैं, वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। दोस्तों ध्यान रखो, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्वर क्या होता है, स्वर वे शब्द होते हैं, स्वर वे वर्ण होते हैं, माफ कीजिए, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी भी वर्ण और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के गुलाम नहीं होते, सर्व नहीं होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में हमारे व्यंजन 33 होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं। ये भी हमने जानकारी दे दी। कुल वर्ण हमारे कुल मानक वर्ण कितने होते हैं, कुल मानक वर्ण 52 होते हैं। यहाँ से आपको कुछ उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं दोस्तों, वो भी हम जल्दी से चर्चा करते हैं। जैसे कि हमें एक बार दो नहीं, ऑप्शनली कई बार पूछे गए, हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। हमारा चलो देख लेते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, चलो लिखते चलते हैं। का, खा, गा, घा, इंग्या, बिना टाइम गंवाए। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या। का, चा, टावर, टा टमाटर, ठा ठठेर हैं, डा, ढा, इणा, ता, था, दा, धा, ना, पा पतंग, फा फरसा, बावकड़ी, भाभट्टी, माँ मच्छी। ये अपना टावर्ग हो गया, ये तावर्ग हो गया और ये पावर्ग हो गया। लो भाई, अब ये वर्ग हमने क्या लिखवाए, हम अभी बता रहे हैं। इसमें साथ में वर्ग के साथ देखो, हम हर वर्ग के साथ इसमें आ जोड़ रहे, क्या जोड़ रहे, आ जोड़ रहे, ई भी जोड़ रहे, वो सॉरी माफ कीजिए, इसमें हम ई जोड़ रहे, हाँ भी जोड़ रहे, विसर्गें भी जोड़ रहे, हम इसमें विसर्गें भी जोड़ रहे दोस्तों। और हम इसमें क्या क्या जोड़ रहे हैं ये भी आप देख लें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हम इसमें विसर्ग भी जोड़ रहे, चाबी ई जोड़ रहे, और या जोड़ रहे, सा जोड़ रहे, हम री जोड़ रहे, रा जोड़ रहे, सा जोड़ रहे, और इसमें हम ला जोड़ रहे, सा जोड़ रहे, और इसके साथ हम इसमें अंतिम वर्ग में ऊ जोड़ रहे, और वह हमारा बच गया, ये बच गया, आय बच गया, वो बच गया, और बच गया, वह हमारा। चलो दोस्तों, हम इनका उच्चारण स्थान हमें देखना है, और उच्चारण स्थान जानते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है बेटा। क्या होता है दोस्तों, कंठ। मतलब हम कह सकते हैं का, खा, गा, घा, इंग्या और आ, हा, विसर्ग, ये सारे उच्चारण स्थान हमारे कंठ से होते हैं। प्रश्न पूछ लिया गया है, ऑप्शनली कई बार पूछा गया है। चा, छा, जा, झा, या, ई, या, सा, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। और टा, ठा, डा, ढा, डा, या, ये हमारे सब मूर्धा से बोले जाते हैं। और यहाँ से ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये हमारे काय से बोले जाते हैं, दंतब होते हैं, दंत से बोलने वाले। और पाफा, वा, मा, ऊ, ये हमारे काय से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। वह हमारा दंतोष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ से बोले वाला। आ, ए संयुक्त स्वर होते हैं, आ और ई से मिलते हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। और ओ भी संयुक्त स्वर होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। तो ये हमारे कंठोष्ठ हो गए। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बना था भाई, सल वर्ण कौन से होते हैं, हमारे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो इतना ध्यान रखो, ऊष्म व्यंजन हमारे जो होते हैं, ऊष्म व्यंजन हम यहाँ देख लेते हैं। सा, सा और हा हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। या, वा, रा, ला हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और हमारे का से लेके माँ तक के वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न आज तक बना ही नहीं और ना बनेगा। मैंने एक लाइन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या, हमको तो दौड़ना है, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। और इसका रिवीजन तो एक पहली बार इतिहास में हो रहा है कि जिसका सिलेबस नहीं कराया गया है उसका रिवीजन। लेकिन फिर भी दोस्तों जितना रिवीजन करवा देंगे ये गारंटी है 100% आएगा। और
ये तो मेरा वादा है कि आएगा। बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं यहाँ शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा हो गई। अर्थ के आधार पर हमने शब्द बताया कि व्यक्ति के विचारों को प्रतीकों के रूप में उच्चारित करने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। और शब्द अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एकार्थी शब्द, एक अर्थ वाले एकार्थी शब्द। दूसरे होते हैं अनेकार्थी शब्द। तीसरे होते हैं हमारे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। चौथे होते हैं हमारे पर्यायवाची। चलो एक क्वेश्चन है आपको, समास का विलोम बताएं आप लोग। ये विलोम आप लोग बताएं, मैं दूसरे वीडियो में जब आपको दूसरा लेके आऊँगा समास वाला वीडियो, क्योंकि मैं लगातार दोनों वीडियो दे दूंगा आपका। पर्यायवाची शब्द। और 5 में हमारे होते हैं विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक अर्थ को प्रकट करने वाले कई शब्द हो जाएं। जैसे हम कहते हैं कमल के पर्यायवाची भाई बताओ, हमें तो सबसे ज़्यादा यही आते हैं। पंकज, नीरज, सरोज, जलज। और अगर इसमें जलधि लगा दिया जाए, धी लगा दें तो समुद्र के हो गए। और दी लगा दें, अगर हम जलधि कर दें, ध्यान रखो जलधि, तो हमारे समुद्र हो गया। और जलधि लगा दें तो हमारा बादल के हो गए। देखो भाई, कमल के पर्यायवाची में दा और धा का उपयोग करें, इस प्रकार से पर्यायवाची बनाएं। ये सारी ट्रिकें आपको यूपी टीटी की क्लासेस में सिखाई जाएंगी। पर्यायवाची शब्द क्या होती है? इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमने पर्यायवाची शब्द भी देख लिए, हम विलोम शब्द देखते हैं। विलोम क्या होता है? शब्दों का ऐसा योग जिनका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कि हम कहते हैं सुख, सुख का विलोम क्या हो गया भाई? दुख। हर्ष का विलोम, भाई हर्ष मीन्स खुशी होती है, तो इसका हर्ष का मीन्स दुख नहीं कर देना। हर्ष का विलोम होता है विषाद। याद रखो। जैसे हमने कह दिया लघु, लघु का क्या होगा? हमने कह दिया हर्ष, क्या होगा? हमने कह दिया छोटे का क्या होगा? देखो, अगर हम इन तीनों का हिंदी अर्थ निकालें तो लघु का भी तात्पर्य हमारा छोटा होता है, हर्ष का भी तात्पर्य छोटा होता है, छोटे का तात्पर्य तो छोटा होता ही है। तो ये लघु का पर्यायवाची हमारा सदैव गुरु होगा, हर्ष का पर्यायवाची सदैव हमारा दीर्घ होगा, छोटे का पर्यायवाची हमारा सदैव बड़े होगा। तो ये पर्यायवाची की क्वालिटी है दोस्तों। मात खाते हैं इसी में, हम इस एग्जाम में भी खाते हैं और टीटी में खा जाते हैं। ध्यान रखें, लघु का पर्याय, लघु माफ कीजिए, हम विलोम की बात कर रहे थे। लघु का विलोम सदैव गुरु ही होगा, लघु का विलोम सदैव गुरु ही होगा। ह्रस्व का विलोम सदैव दीर्घ ही होगा और छोटे का विलोम सदैव बड़ा ही होगा। आप ये नहीं कर सकते कि छोटे का विलोम गुरु कर दो। अरे भैया, आप कहोगे गुरु माने भी तो बड़ा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार दोस्त हैं आप हमारे साथ। और अब इसके साथ हम कुछ पर्यायवाची भी हमने देख लिए, विलोम शब्द भी देख लिए। हम ये भी देख लेते हैं जो ये हैं समरूपी भिन्नार्थक, एक से रूप वाले। जैसे हम कहें अंश, और अंश क्या होता है? तो इस अंश का मतलब होता है भाग, इस अंश का मतलब होता है कंधा। तो ऐसे भी कई शब्द आ जाते हैं दोस्तों हमारे। और हम देख लेते हैं उपकार का पर्यायवाची भी देख लो भाई। पर्यायवाची, चलो अरे देख लिया अभी आप सब, आप लोगों ने पढ़े हैं, हमने तो आपको बता दिया ये चीज़ें होती हैं। समास का विलोम आप सभी लोगों के लिए काउंटर क्वेश्चन है, जो लोग बताएंगे उनसे अपेक्षा। अब हम कुछ चिन्हों को जान लेते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह हमारा किस प्रकार से होता है भाई? ये होता है अल्प विराम। अल्प विराम का क्या होता है? एक बिंदी और एक कॉमा। अर्ध विराम का क्या होता है? आया हुआ क्वेश्चन है भाई। अर्ध विराम का ये होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है भाई बताएं? हंसिया वाला है, हाँ। और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हम विस्मयादि बोधक,